Hello, I welcome you all to session number 4 of chapter 3, Atoms and Molecules. We will be discussing in this session the in-chapter exercises, 2 exercises. First exercise, first question says, I will read it out for you. In a reaction, 5.3 grams of sodium carbonate reacted with 6 gram acetic acid. 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट ने रिएक्शन किया एसिटिक एसिड 6 ग्राम एसिटिक एसिड के साथ. द प्रोडक्ट्स वर, तो प्रोडक्ट क्या बने? कार्बन डाइऑक्साइड 2.2 ग्राम, वाटर 0.9 ग्राम एंड 8.2 ग्राम्स ऑफ सोडियम एसीटेट. वो कहता है कि शो दैट दीज ऑब्जर्वेशंस आर इन अग्रीमेंट विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. अब इससे पहले कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, फिर इसको वो इस तरह इक्वेशन फॉर्म में लिखता है. सोडियम कार्बोनेट प्लस एसिटिक एसिड गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सोडियम एसीटेट. क्वांटिटीज ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन कर दी हैं. तो इसको सॉल्व करने से पहले हम दोबारा से एक बार रिकॉल करेंगे, याद करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ने आपको याद होगा, लेवोजियर ने 2 लॉ दिए थे, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. उसमें से पहला लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसमें जैसा कि नाम से क्लियर है, मास कंजर्व्ड रहता है, मास वेस्ट नहीं होता. इसका मतलब है मास कैन नाइदर बी created nor be destroyed in a chemical reaction. See, we will highlight this. यानी कि अगर मैं 100 ग्राम किसी मशीन में आटा डालूंगी तो गूंद के जो आएगा, 100 ग्राम मतलब 100 ग्राम आटा डाला, 20 ग्राम पानी डाला या 200 ग्राम पानी डाला और आटा गूंदने वाली मशीन में, तो बाहर कितना निकल के आएगा? 300 ग्राम ही निकल के आएगा. ठीक है. तो इसको इसी लॉ को हम अगर ऐसे लिखें इक्वेशन फॉर्म में, तो हम कैसे लिख सकते हैं? एक केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? इन अ केमिकल रिएक्शन टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स या रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, एक ही बात है. रिएक्टिंग सब्सटेंसेस का टोटल मास इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स. ठीक है. जो प्रोडक्ट बनते हैं उनको अगर आप तोलेंगे तो जो रिएक्टेंट्स का को तोलेंगे तो दोनों का मास सेम आएगा. ठीक है. अब इस क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है, एग्जामिनर ने आपसे ये पूछा है, ऑथर ने ये पूछा है कि आपको बताया है, सॉरी देखिए ऊपर वापस चलते हैं क्वेश्चन में. 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट है और 6 ग्राम एसिटिक एसिड है. इन दोनों को टोटल कीजिए. ये यहाँ पर इसको आप 0.0 लिख सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ 3 जमा 0 3, 5 और 6 11. तो आपके पास मास कितना आ गया? किसका मास है ये? रिएक्टेंट्स का मास है. ठीक है. 11.3 ग्राम आ गया. अब हम प्रोडक्ट्स की बात कर लेते हैं. प्रोडक्ट हमारे बने 3. कौन कौन से? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सोडियम एसीटेट. आप देखो कार्बन डाइऑक्साइड 2.2 ग्राम है, वाटर 0.9 ग्राम है और सोडियम एसीटेट 8.2 ग्राम है. इनका टोटल मास हमने निकालना, तो देखो 9 और 2 11, 2 13 का 3. यहाँ पर एक कैरी ओवर आ जाएगा, तो कैरी ओवर जमा 2 3 और 8 11. तो देखिए यहाँ पर भी जो आंसर है कितना आ रहा है? 11.3 आ रहा है. ये किसका मास है? रिएक्टिंग सब्सटेंसेस का. ये किसका है? प्रोडक्ट्स का. वापस चलते हैं अपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे. इन ए केमिकल रिएक्शन टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स. तो हमने तो ये प्रूव कर दिया, हमने वैल्यूज डाली, तो हमारे पास बिल्कुल यही आ रहा है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का मास बराबर आ रहा है. ठीक है. तो ये देखिए
ठीक है ना। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो गिवन रिएक्शन के ऑब्जर्वेशंस हैं दे आर इन एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब अगला प्रश्न पढ़ेंगे। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो ऑफ 1:2 बाय मास टू फॉर्म वाटर। आई एम श्योर आपको समझ आ गया है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आपस में जुड़ते हैं, ठीक है, 1:8 के रेशियो में। मतलब अगर हाइड्रोजन 1 पार्ट है तो ऑक्सीजन 8 पार्ट्स होगा। ठीक है, जब ये जुड़ेंगे तभी ये एक वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो पार्ट जो है ना उसको आप फिर अगर मान लो ग्राम्स में बात करें तो अगर 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन विल कंबाइन विद 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 8 जमा 1 कितना होता है, 9 होता है, 9 ग्राम्स ऑफ वाटर। तो अब उसने पूछा है व्हाट अमाउंट, देखिए व्हाट मास ऑफ oxygen gas would be required to react completely with 3 grams of hydrogen gas। तो उसने बोला कि 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ में भाई कितनी आपकी जो है ऑक्सीजन गैस चाहिए रहेगी। सिंपल है आंसर। अगर हम इसको सॉल्व करने लगे सोल्यूशन तो देखिए सबसे पहले तो हम देखेंगे दोनों का कॉम्बिनेशन रेशियो क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 1.8 दिया है। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले लाइन में लिखा कॉम्बिनेशन रेशियो बाय मास। ध्यान दीजिए बाय मास जो कॉम्बिनेशन रेशियो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 1:8 है। हाइड्रोजन 1 ग्राम है तो ऑक्सीजन 8 ग्राम होगा। ठीक है, ये हमेशा कांस्टेंट होगा, ये हमने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में पढ़ा है। तो मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट लगाई, आपने मैथ्स में ऐसे सवाल किए वहीं की, मान लीजिए एक बुक की कीमत इतनी तो 10 की कितनी होगी, सेम केस है। 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन विल कंबाइन विद कितने ग्राम ऑक्सीजन, 8 ग्राम ऑक्सीजन टू गिव व्हाट 9 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा, 3 ग्राम, 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ में कितना ऑक्सीजन चाहिए रहेगा। तो स्टेटमेंट लगा दो यहाँ पर 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन विल कंबाइन विद, जाहिर है ज़्यादा का निकालना तो मल्टीप्लाई करते हैं, 8 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये क्या आ जाएगा 24 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। और सॉरी 24 + 3 कितना होता है 27। तो ये तो अभी हमारा इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कितने ग्राम ऑक्सीजन। तो 24 ग्राम ऑक्सीजन, सॉरी हाँ जो है 3 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कंप्लीटली रिएक्ट करेगी। अब आप देखो ना हाइड्रोजन बटे ऑक्सीजन करके देख लो आप, 3/24 करो कितना आएगा, 3×8 = 24, तो आपको क्या मिल जाएगा 1:8। तो जो भी आंसर होता है वो कायदे से उस रेशो में का मल्टीपल में नंबर्स आएंगे। ये आसान है अपने आंसर को चेक करना, आंसर सही है कि गलत है। अगला प्रश्न हम पढ़ें, ध्यान दीजिए। विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इज द result of law of conservation of mass। डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी का कौन सा सिद्धांत जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर डिपेंडेंट है। आप अगर रिकॉल कीजिए 6 के करीब आपको पोस्टुलेट्स मैंने बताए थे डाल्टन की थ्योरी के, कि एक तो एटम्स आर इनविजिबल पार्टिकल्स होते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं, फिर वो दे कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अभी हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया शुरू में, तो वहाँ पर भी हमने इसी को दोहराया था कि एटम मास कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो जब ये
atoms are indivisible particles. They can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. ये जो postulate है डाल्टन के atomic theory का, ये law of conservation of mass की जानकारी के कारण ही दे पाए हैं। फिर अगला पूछ रहे हैं, which postulate of Dalton's atomic theory can explain the law of definite proportions? दूसरा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कितने दिए थे लेवोजियर ने? 2 दिए थे, पहले का हमने जिक्र कर लिया। अब दूसरे की बात करें तो ये किसके बाद, हाँ, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के कौन से पॉस्टुलेट पर आधारित है? तो सिंपल सी बात है, डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी में एक सिद्धांत ये भी था कि जो रिलेटिव नंबर होता है एटम्स का और कौन कौन से एटम रहेंगे, ये किसी भी कंपाउंड में सदा एक से होते हैं। अलग वाटर मतलब हर बार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही बनेगा, ये नहीं है कि अगली बार कार्बन और क्लोराइड से बन जाए, ऐसा नहीं होता है। तो दिस कैन एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। आई एम श्योर ये सारे आपको प्रश्न एकदम अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। फिर इन चैप्टर एक्सरसाइज आफ्टर 3.2.3, तो वन एटॉमिक मास यूनिट को हमें डिफाइन करना है। ये हमने पहले भी थ्योरी के डिस्कशन में हम कर चुके हैं। तो हम क्या लिखेंगे? वन एटॉमिक मास यूनिट एक मास की वो यूनिट है जो किसके बराबर होती है? कार्बन का जो आइसोटोप है, रेडियो आइसोटोप है कार्बन 12, C12 नाम के एटम के का 12वां हिस्सा। C12 कार्बन एटम के मास का 12वां हिस्सा, उसको 12 से डिवाइड कर दो, जो आएगा वो एटॉमिक मास यूनिट है। इसको हम U से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? पहले AMU बोलते थे, आजकल AMU ड्रॉप कर दिया गया है। अब अगला प्रश्न है, Why is it not possible to see an atom with naked eye? हम खाली आंखों से एक एटम को क्यों नहीं देख पाते? देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है। डाल्टन ने भी ये माना और हमने कहा था कि हमारे जो महर्षि कन्नड़ थे, फिर उनके बाद पकुधा थे, और फिर ये ग्रीक फिलोसफर थे, सब ने ये माना कि एटम्स जो है दे आर वेरी स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स। तो वो इतने छोटे होते हैं कि उनका रेडियस नैनोमीटर्स में मेजर करते हैं। नैनोमीटर कितना छोटा होता है आप इससे इमेजिन करिए कि 1 नैनोमीटर की वैल्यू किसके बराबर होती है? 1/10 10⁹ मीटर्स। हिसाब लगा लीजिए, एक के साथ में 9 जीरो लगाइए, उससे आप 1 को डिवाइड करिए, तो आप हिसाब आप लगाइए 10, तो डेसिमल के बाद ही जीरोज आ जाएंगे। कितना छोटा है, इतना छोटा होता है कि मिलियंस ऑफ एटम्स को इकट्ठा करें, ढेर लगाएं, तो सिर्फ एक जितनी पतली ये जो कागज होता है ना, तो इतनी सी शीट मतलब बन पाएगी मिलियंस ऑफ एटम से, इतने छोटे होते हैं। हालांकि इसीलिए मॉडर्न टेक्निक्स के थ्रू आजकल जो है मैग्नीफाइड इमेजेस लेनी पॉसिबल है। सरफेस ऑफ एलिमेंट्स पे एटम्स हम देख पाते हैं मैग्नीफाइड इमेजेस में। सो इट इज नॉट, और वैसे भी हम जानते हैं कि एटम जो है इंडिपेंडेंटली तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो एग्जिस्ट करता है मॉलिक्यूल की फॉर्म में या पार्टिकल की फॉर्म में। और अगर जब होता भी है तो उसको उसका जो साइज कितना छोटा, आप हिसाब लगाइए कि जो डेसिमल के बाद शायद 10 जीरो आएंगे, उसके बाद वैल्यू आएगी, इतनी कम वैल्यू होती है उसकी। ठीक है, तो दैट वी finish these two in chapter exercises. I will once again quickly repeat so that anything which is not clear to you can be clear. देखिए हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया जिसमें रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के नाम दिए हैं और क्वांटिटी दी है, और फिर प्रोडक्ट्स के नाम दिए हैं और क्वांटिटी दी है, और ये सिद्ध करना है कि जो ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं
वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सिद्ध करती है। तो इसमें हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की स्टेटमेंट लिखी, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी टोटल मास ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस शुड बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, फिर हमने क्या किया, रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के मास को टोटल किया 11.3 ग्राम आया, प्रोडक्ट्स के मास को टोटल किया 11.3 ग्राम आया। तो इसका मतलब है टोटल, फिर इक्वेशन लिखी, टोटल मास ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस बराबर टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स, तो वो 11.3 हो गया। इसीलिए हमने लिखा जो गिवन ऑब्जर्वेशंस ऑफ द रिएक्शन आर इन एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फिर अगला प्रश्न हमने देखा, बाय कॉम्बिनेशन रेशियो बाय मास दिया हुआ है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। तो ये पूछा गया है कि 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ में कितनी ऑक्सीजन कंप्लीटली रिएक्ट कर लेगी। तो हमने मैथमेटिक्स वाली स्टेटमेंट लगा ली कि 1 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइन करेगी 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, तो 3 ग्राम के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए, तो 8 गुना 3 24 ग्राम रह गया। अगला प्रश्न था, डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी का कौन सा पॉस्टुलेट जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर बेस्ड है। देखिए तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। इसी से डिराइव किया गया है पॉस्टुलेट डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी का, एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स, दे कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसी तरह से फिर प्रश्न आपसे पूछा गया, विच पॉस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कैन एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शंस। तो इसमें आपको पता ही है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस में हमने ये जाना था कि जो एटम्स हैं वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में कंबाइन करते हैं। ठीक है, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, और कौन कौन से एटम होंगे ये भी कांस्टेंट रहता है। तो द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड, राइट। दिस postulate can explain the law of definite proportions. इसके बाद हमने अगली एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन देखे, एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन किया और ये बताया कि स्मॉल यू से दिखाते हैं। लास्टली हमने डिस्कस किया अपनी खाली आंखों से हम एटम को क्यों नहीं देख पाते। हमारा जवाब था एटम सबसे छोटे पार्टिकल, इतने छोटे हैं कि उनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। खरबों अरबों या शायद उससे भी ज्यादा एटम्स मिलेंगे तो ये इतना पतली सी, जितनी जितनी पतली कागज की शीट होती है इतना सा स्ट्रक्चर बन पाएगा। लेकिन मॉडर्न टेक्निक्स में इतने स्ट्रॉन्ग मैग्निफिकेशन लेंसेज बन गए हैं, माइक्रोस्कोप बन चुके हैं कि वो सरफेस ऑफ एलिमेंट्स की पिक्चर लेके हमें एटम्स दिखा सकते हैं। और फिर हमने आपको बताया इनका जो डायमीटर है वो नैनोमीटर्स में नापा जाता है। नैनोमीटर्स कितना स्मॉल है आप इसकी कल्पना, आप इसको इस तरह से देखें, एक को डिवाइड करिए आप 10 to the power 9 मीटर से, तो हिसाब लगाइए कितनी कम वैल्यू है। So with that we finish this these 2 small in chapter exercises. So we finish this session number 4. See you in session number 5, the last session of chapter 3, where we will discuss after the chapter exercise and its solutions. Thank you.